व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए यहाँ पर हम फंडामेंटल राइट एंजॉय कर रहे हैं। तो पॉलिटी के अंदर जो हमारा फंडामेंटल राइट 7th चैप्टर है उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। और अब तक हम क्या क्या देख चुके हैं एक बार देख लेते हैं। तो हम राइट टू इक्वलिटी के अंदर जो सारे फंडामेंटल राइट हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चरों में। अब जो आज हमारा चलने जा रहा है वो चलेगा राइट टू फ्रीडम। और जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आप लोगों को राइट दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो एक लाइन लिख दी गई है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है इस तरीके से, ठीक है। पर लेकिन अगर इसको एक्सप्लेनेशन किया जाए, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है 26 जनवरी 1950 तब से लेके अब तक बहुत सारे केसेस हुए हैं। और उन केस की वजह से जब सुप्रीम कोर्ट में केस गए हैं तो इन फंडामेंटल राइट की एक्सप्लेनेशन बढ़ा दी गई है। तो तब से लेके दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिस्कस किए गए हैं यहाँ पर, एक तो 19 और एक 21। तो दो आर्टिकल आप लोगों को इतनी ज़्यादा जगह न्यूज़ में देखने को मिलेंगे कि हर जगह मैक्सिमम अगर कोई जिक्र रहता है मैक्सिमम तो ये दो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों आर्टिकल। तो दोनों आर्टिकल के बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखने को मिल रहा है आप लोगों को आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर भी 6 राइट्स आते हैं आप लोगों के यहाँ पर, ठीक है ना। 6 राइट्स आते हैं यहाँ पर। तो इनके अंदर जो देखा जाए तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद में एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। और सारे ही अपने आप में कंप्लीट आप लोगों का अच्छा खासा टाइम लेने वाले हैं। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, तो इनको हम अच्छा खासा टाइम देकर चलेंगे। एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर लेक्चर सुनने के बाद भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को क्लियर करूंगा मैं, ओके। तो देखिए जो ये फंडामेंटल राइट है, अगर 19 की बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन में जो रखा गया है, इनको डेमोक्रेटिक राइट भी बोलते हैं। डेमोक्रेटिक राइट क्यों बोलते हैं इनको? इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कब आती है? डेमोक्रेसी तब आती है जब जनता के पास में राइट हो इस जैसे कि फ्री स्पीच, फ्री एक्सप्रेशन, चूज क्या करना है, कहाँ पे रहना है, किस तरीके से कहाँ पे आप सेटल होना है, कहाँ पे हमको घूमना है, इस तरीके से एसोसिएशन बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, क्या काम करना है। तो अगर इस तरीके के राइट हमारे पास में है तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बोली जाती है। तो डेमोक्रेसी का अगर फंडा देखा जाए तो पॉलिटी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी भी तभी होगी जब हमारी एक सोसाइटी डेमोक्रेटिक होगी। तो इसीलिए इन जो राइट्स है जो 19 ये आर्टिकल में रखे गए हैं इनको डेमोक्रेटिक राइट भी बोलते हैं, ओके। और देखिए एक बात और बता देता हूँ, स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना उस टाइम पर आप लोगों के पास में कितने राइट्स थे? अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी वहाँ से हटा दिया तो 6 रह गए। इस तरीके से देखा जाए तो नंबर घट गए। पर लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये नंबर आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से आप लोग देखें, अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन को ले लीजिए, ये आपका राइट बढ़ गया है। इसी तरीके से अगर आप लोग देखें राइट टू एजुकेशन का ले लीजिए, प्राइमरी स्कूल में अगर बच्चों की बात की जाती है तो 2002 में आप लोगों ने देखा होगा वो राइट आया 2002 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस तरीके से देखिए राइट्स हमारे बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं, तब से लेके अब तक का बहुत सारे राइट्स बढ़ चुके हैं। और पहले देखिए राइट जो थे वो लिमिटेड स्टार्टिंग में देते, पर लेकिन अगर अलग डायरेक्शन में इनको देखा जाए, ये तो ओनली नंबर की बेस पे देख रहे हैं। विद इन द राइट हमारे राइट्स बढ़ रहे हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर ली जाए तो पहले प्रेस कहीं पर रखी नहीं गई थी, पर लेकिन आज की डेट में प्रेस भी यहाँ पर आ गई है। 19 के अंदर अगर देखा जाए तो आर्टिकल 19 के अंदर प्रेस भी आती है। तो इस तरीके से हमारे राइट बढ़ रहे हैं। एक जब से जैसे टाइम आता चला जाता है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में आज की डेट में डिस्कशन चल रहा है किस चीज़ से रिलेटेड? प्राइवेसी से रिलेटेड। तो अब उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाना है या नहीं बनाना है। तो 9 बेंच की जज जो है इस केस को सुन रही है आज की डेट में। तो इस तरीके से राइट जो है बढ़ाए जा रहे हैं, वो घट नहीं रहे हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन कोई पूछे तो आप लोगों को यही बताना है कि हमारे राइट्स बढ़ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप फ्रीली और ओपनली अपनी फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना किसी फियर के। आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं चाहे वो किसी भी डायमेंशन में हो और किसी भी एरिया में हो। इसी तरीके से देखिए और एक राइट के बारे में और बताता हूँ। जैसे फ्लैग से रिलेटेड इशू है, पहले क्या हुआ करता था स्टार्टिंग में, हम जो है वो फ्लैग 3 ओकेजन पर फहराया करते थे। एक तो 26 जनवरी को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो वहाँ पे ये आ गया कि ये हमारा एक्सप्रेशन है एक तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी कंट्री के लिए, अपना पेट्रोटिज्म दिखाने के लिए, मतलब हम कितने अपने देश को चाहते हैं, हम कितना अपने देश से प्यार करते हैं। तो ये भी उस एक्सप्रेशन के अंदर आता है। तो हमको राइट दे दिया गया कि हम अपना झंडा किसी भी टाइम मतलब अपनी कंट्री में फहरा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में राइट आ गया। इसके अलावा अगर राइट की बात की जाए, देखिए अगर यूएसए के बारे में मैंने बताया था लास्ट आर्टिकल में भी,
लास्ट लेक्चर में क्या बोला गया था वहां पे, अगर हम फ्लैग की बात करें तो यूएस में तो यहां तक भी है कि वो झंडे को जला सकते हैं अपने, क्यों, वो दिखाएंगे कि हम सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसे भी राइट है, जबकि ये हमारे यहाँ पर राइट नहीं है। तो वहां की सोसाइटी थोड़ी ओपन है, तो वहां पर अलग तरीके के भी कई सारे राइट हैं। तो इस तरीके से ये इवॉल्व हो रहे हैं राइट। तो राइट को एक्सप्रेस किस तरीके से कर सकते हैं हम, देखिए न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, जिस तरीके से एमएफ हुसैन पेंटिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है ना, हम कोई सॉन्ग वगैरह गाना गा के बोल के किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग वे में हम अपने राइट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में यह आएगा कि जिस इंसान को आवाज नहीं है वो कैसे एक्सप्रेस करेगा, तो देखिए साइन की लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, तो जो साइन की लैंग्वेज होती है तो उससे उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर कोई इंसान गूंगा है तो वो उस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। और इसके अलावा साइलेंट रहना भी एक तरीके का राइट है। आपको अगर कोई पकड़ कर ले जाता है, आप अगर आप बोलना नहीं चाहे तो ये किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपसे बुलवा सके, ये आपका राइट है। तो ये भी आप लोगों का एक राइट है, डिग्निटी है आप लोगों की यहाँ पर, ठीक है, आपको बोलना है या नहीं बोलना है। तो इस तरीके से बहुत सारे राइट्स हैं जो कि आज की डेट में, पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो इस तरीके का कुछ नहीं था, पर लेकिन जैसे जैसे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ रहा है तो इवॉल्व हो रहे हैं, तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लाइव डॉक्यूमेंट बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन द सोसाइटी, इसको हम चेंज कर लेते हैं इसमें अमेंडमेंट कर। तो आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा एक राइट और बताता हूं, जिस तरीके से जैसे आज की डेट में इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में आज की डेट में हमको ये राइट है जानने का कि जो इसको हम वोट देने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्वालिफिकेशन कैसी है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कितने हैं उसके, जेल में कब तक गया, मतलब इस तरीके की बातें हम लोग जान सकते हैं उसके बारे में। तो ये राइट भी निकल के आया। किस केस से ये राइट निकल के आया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एडीआर, ये इसको बोलते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, इसके बारे में कई बार बातें आती रहती हैं। तो फंडा क्या आता है इसके पीछे निकल के, फंडा सीधा सीधा ये निकल के आता है कि हमको अपनी सोसाइटी को मोर एंड मोर डेमोक्रेटिक बनाना है। तो ये ऐसे ऐसे जो केस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये बात कर रहा हूं 2002 की, 2002 में केस गया तो वहां पे फिर बातें निकल के आई कि हर एक सिटीजन जो कोई वोट डालता है उसको ये जानना चाहिए कि वो किस कैंडिडेट को वोट डाल रहा है, कितना उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है, कितनी उसकी प्रॉपर्टी है, तो कितनी उसकी क्वालिफिकेशन है। तो कम से कम ये पता होना चाहिए ना, क्योंकि जिसको हम वोट डाल रहे हैं वो कल को हमारे ऊपर रूल करने वाला है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरीके के राइट भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आप लोगों से एमएफ हुसैन के बारे में जिक्र किया था, ये एक पेंटर है काफ़ी फेमस। तो क्या हुआ था, उन्होंने जो गॉड की मूर्ति है, तस्वीरें हैं, उनको नंगा दिखाया था और गन के साथ में, बंदूक के साथ में, तो उन्होंने इस तरीके की पेंटिंग बनाई थी। तो देखिए अगर यूएसए में इस तरीके का कुछ होता है तो वहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं की जाती है, पर इंडिया में नॉर्मली इस तरीके की चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उसका फंडामेंटल राइट है, वो कुछ भी कर सकता है। बस थोड़ा सा ये है, देखिए सोसाइटी में हार्म ना पहुँचे और सोसाइटी में इस तरीके की ना हो जाए कि वहाँ पर वॉयलेशन हो जाए, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है जिससे कि प्रॉपर वे में सोसाइटी बनी रहे, सोसाइटी में एक हार्मनी बनी रहे, वरना इस तरीके की चीज़ें अलाउड हैं, आराम से कर सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी देखिए और भी कई सारी बातें हैं कि कहाँ कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, जैसे कि दूसरी कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे बने रहे तो उसलिए भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, फ्रेंडली नेचर बना रहे हमारा दूसरी कंट्री के साथ में। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे बाहर वाली कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन खराब ना हो और हमारी सोसाइटी की हार्मनी खराब ना हो। आखिर फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट का मतलब है कि हम कुछ भी बोल सके, हम इंजॉय कर सके, फ्री रह सके हम एक तरीके से, ठीक है ना, बिना किसी फियर के इंजॉय कर सके हम सारे राइट्स अपने। तो ये फंडामेंटल राइट में आते हैं, पर लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम किसी के फंडामेंटल राइट को हनन कर सकते हैं, तो इसलिए वो वाला फंडा यहाँ पर नहीं आना है, ओके। तो आइए अब आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल में क्या क्या दे रखा है। आर्टिकल में दे रखा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं 6 के 6 जो राइट्स हैं उन पर, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 19 में जो दे रखे हैं। क्या दे रखा है वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, तो किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ या फिर कन्वेक्शन, कुछ भी जो हमको एक्सप्रेस करना है फ्रीली, वो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक तो बोल के कर सकते हैं, राइटिंग में कर सकते हैं, पेंटिंग में कर सकते हैं, पिक्चर की हेल्प से कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से बहुत सारे और भी मीन हो सकते हैं और भी मीडियम हो सकते हैं इस तरीके से एक्सप्रेस करने के फ्रीडम ऑफ स्पीच के। तो क्या है, देखिए व्यूज दे सकते हैं प्रेस के थ्रू या फिर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, तो टेलीकास्ट के थ्रू, ये सारी बातें दे रखी है कि जिसमें हम अपने जो इस तरीके से राइट्स हैं उनको मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ये भी हमारा राइट है, यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट की एक्टिविटी जानना आरटीआई के थ्रू, तो ये भी हमारा राइट है एक तरीके से। तो सारे राइट इस तरीके के यहाँ पर दे रखे हैं जिससे कि हमको पता चलता है हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, हम सब कुछ जान भी सकते हैं प्रेस के थ्रू, अपने जो प्रेस के थ्रू या फिर किसी भी व्यू के थ्रू हम अपने एक्सप्रेशन भी प्रकट कर सकते हैं। तो ये सारे राइट हैं हमारे पास में। इसके अलावा अगर कोई सेंसरशिप लगाता है उस पर भी राइट है कि उसको रोका जाए किसी न किसी तरीके से। डेमोन्स्ट्रेशन या फिर पिकेटिंग होता है धरना देना, तो धरना देना हमारा राइट है, पर स्ट्राइक करना हमारा राइट नहीं है।
ये स्ट्राइक और धरना देने में क्या डिफरेंस होता है, इसको अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। इसके अलावा देखिए क्या है, यहाँ पर स्टेट को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। किस ग्राउंड पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, अगर सोवरेनिटी का इशू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, सोवरेनिटी का अगर इशू आ रहा है यहाँ पर तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। सिक्योरिटी का इशू आ रहा है अगर कहीं पर, या फिर फ्रेंडली रिलेशन बनाने की बात चल रही है और किसी की ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से हमारे फ्रेंडली रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ में खराब हो रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए, इसी तरीके से मान लीजिए कोई इंसान जाकर किसी दूसरी कंट्री के साथ में कुछ जाकर उल्टा सीधा कर देता है, ठीक है, तो रिलेशन हमारे खराब ना हो जाए, हमारा सिटीजन अगर कोई करता है तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है उसके ऊपर भी, ताकि हमारा दूसरी कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशन बने रहे। पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए, डिसेंसी और मोरलिटी के लिए, पब्लिक सोसाइटी में एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाए रखने के लिए, अगर कोड ऑफ कंटेम्प्ट होता है, डिफॉर्मेशन होता है, इस तरीके से भी प्रोवोक करता है कोई सोसाइटी को, तो उस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो कि हमारे यहाँ पर लगाई जाती है अगर कोई अपने आपे से बाहर जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए और नॉर्मल तरीके से सोसाइटी में एक हार्मनी बनाए रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट वाला क्या है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है कि ये फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो असेंबली फॉर्म कर सकते हैं, पर असेंबली क्या होनी चाहिए, एक तो पीसफुल होनी चाहिए और उसमें कोई भी आर्म्स का यूज नहीं होना चाहिए, कोई भी बंदूक वगैरह का वहां पे यूज नहीं होना चाहिए। उससे रिलेटेड आप मीटिंग वगैरह लगा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, तो कोई भी प्रोसेसिंग में पार्ट ले सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात क्या आती है कि सोसाइटी में कोई भी वायलेंस नहीं करना है, सोसाइटी में कोई भी डिसऑर्डर नहीं फैलाना है, और जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर है उनको ब्रीच नहीं करना है। और इसके अलावा स्ट्राइक का भी कोई राइट नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है, स्ट्राइक का भी कोई राइट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इन पर भी दो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि सोवरेनिटी बनी रहे हमारी और पब्लिक ऑर्डर बना रहे। और देखिए कई बात क्या होता है, अगर असेंबली कहीं पर हो रही है तो क्या करते हैं, ट्रैफिक भी रहता है उस एरिया में, तो ट्रैफिक को भी मेंटेन रखना है, ठीक है। तो ये कई सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है जिससे कि हमारे अगर कोई हरकतें कर रहे हैं उससे दूसरे पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो देखिए अपना हमारे पास राइट है, पर ऐसा नहीं है कि हम दूसरे के राइट हनन कर दें। अगर हम इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे तो दूसरे के राइट हनन हो जाएंगे, तो ऐसा हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा असेंबली पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती है। तो सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत 1973 मजिस्ट्रेट जो है उस एरिया का कोई भी अगर असेंबली की मीटिंग होती है तो उसको रोक सकता है। तो मजिस्ट्रेट के हाथ में ये राइट है, ठीक है, कि कोई जिस तरीके से मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए कि दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए यहाँ पे। इसके अलावा सेक्शन 141 के तहत अगर देखा जाए इंडियन पीनल कोड के तहत, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि 5 आदमियों से ज्यादा असेंबली बनाना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो 5 आदमी या उससे ज्यादा को असेंबली बनाना अलाउ नहीं है, जिससे कि अनलॉफुल एक्टिविटी ना होने लगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है, जिस तरीके से कहीं पे या लॉ फोर्सफुली किसी की प्रॉपर्टी को ये हथिया ना ले, तो किसी के साथ में गलत दुर्व्यवहार ना करे, अतिचार ना करे, तो एक इस तरीके से काम करना चाहिए कि जिससे दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। तो सारी वही बात आती है घूम फिर के, ठीक है। तो एक लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है, तो उसके लिए इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अगर आप इस वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर 3 बातें हैं। सबसे पहला है एसोसिएशंस, दूसरे नंबर पे यूनियंस, तीसरे नंबर पे कोऑपरेटिव्स। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप उठा के देखेंगे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में ओनली 2 बातें थी यहाँ पे, एसोसिएशन और यूनियंस। जो तीसरी बात यहाँ पर लिखी गई है, ये जो आप लोगों को दिख रही है कोऑपरेटिव्स, ये कोऑपरेटिव 97th, याद रखना है, इसको पूछ लिया जाता है, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये 19(1)(c) आर्टिकल में ऐड की गई है। ये आप लोगों को याद रखना है, ओके। अच्छा ये बताइए ये अमेंडमेंट कब हुआ था, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा। ये बताइए कि जो ये 97th अमेंडमेंट हुआ था ये कब हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है। तो स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एसोसिएशन थी और यूनियन थी। एसोसिएशन किस तरीके की होती है, जैसे पॉलिटिकल एसोसिएशन हो गई, कोई कल्चर एसोसिएशन हो गई, या फिर किसी भी तरीके से इस तरीके से सोशल एसोसिएशन हो गई। तो इस तरीके की जो एसोसिएशन है वो बनाना अलाउड है, राइट है सिटीजन के पास में कि इस तरीके की यूनियन बना सकता, इस तरीके की एसोसिएशन बना सकता है। अगर यूनियन की बात करें तो यूनियन बनाना भी अलाउड है, और यूनियन भी दोनों तरीके की होती है, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल। तो देखिए पॉलिटिकल यूनियन की बात करें तो पहले ये देख लीजिए आप लोग, जैसे कांग्रेस की भी है और बीजेपी की भी है। कांग्रेस की कौन सी है, सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये किसकी हो गई, ये CITU, ये किसकी हो गई, कांग्रेस की यूनियन हो गई। इसी तरीके से बीजेपी के पास में भी यूनियन है, तो सबकी अपनी एक एक यूनियन होती है। बीजेपी की कौन सी है, अखिल भारतीय मजदूर यूनियन। तो सबने अपनी अपनी यूनियन बना रखी है। तो पॉलिटिकल यूनियन भी बना सकते हैं और नॉर्मल यूनियन भी बना सकते हैं, तो ये दोनों बनाना भी अलाउ है, ठीक है ना। और कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आप लोगों ने देखी होगी, मिल्क से रिलेटेड जैसे सोसाइटी है। तो इस तरीके से कई सारी सोसाइटीज होती हैं, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि ये सोसाइटी है वो सोसाइटी है, तो इससे तो आप अवेयर होंगे सबसे। तो कुछ भी हो जाए, देखें यहाँ पर सबको ये रहता है कि मतलब एक तरीके से ये मतलब आपस में मिल सकते हैं, मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। पर जब स्ट्राइक की बात आती है तो फिर वहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ जाता है। तो किसी को भी स्ट्राइक के बारे में अलाउ नहीं किया जाता है,
चलिए थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ, क्या क्या डिफरेंस होता है, जैसे स्ट्राइक हो गया या फिर बंद हो गया या फिर हड़ताल हो गया। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं एक बार पहले हम। देखिए एक साइड में हम लोग ले लेते हैं स्ट्राइक, एक साइड में हम लोगों ने ले लिया स्ट्राइक, ठीक है, एक साइड में ले लिया हम लोगों ने बंद और तीसरी साइड में ले लिया हम लोगों ने हड़ताल। तो अगर हम स्ट्राइक की बात करते हैं तो आप लोगों ने एक एक्ट का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट। तो इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट के तहत क्या होता है, अगर कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो स्ट्राइक नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसको इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करानी ही करानी है। तो अगर स्ट्राइक भी करनी है, वैसे तो राइट के तौर पे तो ये प्रोवाइड नहीं है, पर फिर भी अगर करनी है तो मैनेजमेंट से उसको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट से पहले पूछना पड़ेगा, मैनेजमेंट को नोटिस देना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्ट्राइक होती है। पर लेकिन जब बंद की बात आती है, बंद का मतलब होता है कंप्लीटली शट डाउन, तो बंद तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि बंद तो आप कर रहे हैं पर लेकिन इसका इंपैक्ट अगर आपको देखने को मिले, वैसे आपका राइट है कि आप बंद लगा सकते हैं, पर लेकिन इसकी वजह से दूसरों के फंडामेंटल राइट हनन हो जाते हैं। खासकर 3 फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूं, वो 3 फंडामेंटल क्या राइट है जिसकी वजह से दूसरों के फंडामेंटल राइट हनन हो जाते हैं। सबसे पहले तो मूवमेंट वाला है, अगर बंद लग जाता है तो कोई मूव नहीं कर पाता है, अपने घरों में रहता है कि यार बंद लग गया आज तो, ठीक है। इसके साथ में दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा ये है कि अगर शट डाउन हो जाता है तो सारी दुकानें बंद हो जाती है, तो जिसके डेली वेज है, डेली लाइवलीहुड है, वो भी नहीं मिल पाता है। तो दूसरा राइट, लाइवलीहुड राइट या वेज भी नहीं मिल पाती है, तो वो भी खत्म हो गया। तीसरा क्या है कि कुछ भी बोल नहीं पाता है डर की वजह से कि पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एक एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है अपने आप को। तो इस तरीके से अगर बंद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए केस गया कि बंद हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि टोटल शटडाउन अगर कोई कर रहा है तो ये केस गया, इसको बोलते हैं सीपीएम वर्सेस भारत कुमार केस, 1978 का केस है ये, सीपीएम वर्सेस ये भारत कुमार केस, ठीक है। तो ये केस क्या हुआ 1978 में, तो यहां पे बोला गया कि जो बंद और हड़ताल है, ठीक है ना, बंद की बात की जाए और हड़ताल की बात की जाए तो ये फंडामेंटल राइट है, 19(1)(a) के तहत आता है। तो ये बोला गया वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आपका सही है कि ये आपका राइट है, पर लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपका ये राइट दूसरों के 3-4 राइट हनन कर रहा है तो क्या ये अलाउ करना चाहिए। तो इसलिए जो ये बात गई कि बंद वाली बात आई वहां पर निकल के, तो उसको मना कर दिया, ये बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पर लेकिन हड़ताल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट के डिसीजन की वजह से, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में ये बोला है कि हड़ताल आप लोग करेंगे पर लेकिन वो पीसफुल होनी चाहिए, ठीक है। हड़ताल देखिए साइड में बैठ के कहीं पर भी रोड की बराबर में बैठ के एक तरीके का प्रोटेस्ट कर सकते हैं, छोटा मोटा टाइप का, तो इस तरीके से होती है, ठीक है। या फिर कुछ काम करने से मना कर दिया तो वो फिर वही बात आ जाती है कि पूछना है एडमिनिस्ट्रेशन से, घूम फिर कर वही बात आती है, ओके। तो इस तरीके से देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसका पर्पज ये होता है कि पीसफुल वर्क करती रहे। अब बाय चांस ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो उसमें वर्कर होते हैं उनकी जो इच्छाएं होती हैं, जो उनकी सैलरी से रिलेटेड जो भी विवाद होते हैं उनको फुलफिल नहीं किया जाता है, तो फिर वो स्ट्राइक जैसे प्रोटेस्ट वाली चीज़ें या फिर हड़ताल या बंद वाली चीज़ें करने लगते हैं। तो पर लेकिन ऐसी अगर कोई एक्टिविटी करनी है, सीधा फंडा क्या है, घूम फिर कर यही आता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होनी नहीं चाहिए, दूसरों पर उसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके की सिचुएशन देख के चलनी पड़ती है अगर आप लोगों को कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी करनी है तो। कोर्ट ने ये बोला सीधा। और हाँ, एक पॉइंट रह गया पिछले वाला जो आर्टिकल मैंने डिस्कस किया है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कई बार केस आता है, मेनका गांधी केस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये वाला केस आप लोगों ने सुना होगा, 1978 में था ये केस। तो ये केस होने के बाद में एक नया राइट निकल के आया। वो राइट क्या था कि देखिए गवर्नमेंट को आप लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप लोग की जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके रिलेटेड कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बाउंडेशन नहीं है। मतलब ये कि अगर मान लीजिए आज की जो गवर्नमेंट है बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर वो ढंग से काम नहीं कर रही है, और ये आप लोग इंडियन ज्योग्राफी से, मतलब इंडियन जो टेरिटरी है वहां से कर सकते हैं, या फिर अब्रॉड में जाके कहीं पर यूके में जाके, यूएसए में जाके भी आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बट जो प्रॉब्लम है यहाँ पर एक है, जो रखा गया है, एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रखी गई है, वो क्या है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, आप कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, आप इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। एज ए स्टेट अगर इंडिया को मानूं मैं तो स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो ये मेनका गांधी का केस था, कई बार न्यूज़पेपर में भी आता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर आप लोगों को क्रिटिसिज्म देना है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड, तो वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर भी नहीं बंधा हुआ है, कहीं पर भी जाकर आप अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे सकते हैं। बस जो कंडीशन है वो यही है कि आप लोगों को अपनी कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है। तो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसको आराम से क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप लोग। तो ये केस भी आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट इससे भी।
अब आप लोगों को एक आर्टिकल और याद रखना है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 33। उस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि देखिए मान लीजिए कोई इंसान या कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन कोई अगर स्ट्राइक वगैरह करती है, ठीक है, वैसे तो राइट नहीं है पर लेकिन अगर स्ट्राइक वगैरह करती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, पुलिस का यूज किया जाएगा या फिर फोर्सेज का यूज किया जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो पुलिस या फोर्स वगैरह अगर स्टेट की कोई भी जो एजेंसी है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का काम करती है वो स्ट्राइक पे नहीं जाएगी। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन रखना है वो स्ट्राइक पे नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये स्ट्राइक पे चले गए तो फिर इनको कौन थामेगा। ठीक है, तो सबसे सीधी बात यही है, सीधा सा फंडा है कि ये कभी भी स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने वाली एजेंसी है, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हो, या फिर आर्मी और मिलिट्री वगैरह हो, चाहे एयरफोर्स या नेवी हो, कुछ भी हो, वो स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल किसके अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 33। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। ये वाला आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल का जो पार्ट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की जब बात आती है तो यहां पर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा ये इस वर्ड पर, ये है थ्रू आउट। यहां पर वर्ड यूज नहीं किया है, फ्रीली थ्रू आउट यूज किया है, यहाँ पर वर्ड विद इन यूज नहीं किया है। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान देना है, एग्जाम में अगर विद इन आ जाए तो वो गलत है। अब क्या डिफरेंस है विद इन और थ्रू आउट, देखिए मान लीजिए कल को मान लीजिए दिल्ली में आप लोग रह रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी क्या करें, रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि दिल्ली से आप लोगों को बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो ये तो दिल्ली तो इंडिया के अंदर ही हो गया ना, अब विद इन द इंडिया हो गया ये, तो इसलिए क्या हो गया, आपके फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हुआ है, तो विद इन द इंडिया तो है ना, क्योंकि दिल्ली है विद इन द इंडिया हो गया, तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि विद इन द इंडिया आप लोगों को रहना है। पर लेकिन थ्रू आउट द इंडिया जब होती है तो फिर बात निकल के आती है कि ऊपर से लेके जम्मू कश्मीर से लेके नीचे तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक। ठीक है, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम सर का मेमोरियल भी देखने जा सकते हैं आप, आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब थ्रू आउट, चाहे फिर गुजरात पहुंच जाए चाहे फिर आप आसाम पहुंच जाइए, तो किसी भी एरिया में जा सकते हैं। इसका मतलब होगा थ्रू आउट द टेरिटरी, और वर्ड टेरिटरी यूज किया गया, यहाँ पर यूनियन यूज नहीं किया गया है। टेरिटरी आप लोगों को पता है कि ज्यादा ब्रॉड टर्म है एज कंपेयर टू यूनियन, जैसे लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। टेरिटरी के अंदर आ जाता है स्टेट भी आ जाते हैं, यूनियन भी आ जाते हैं, और जो बाहर की कोई टेरिटरी एक्वायर हम लोगों ने करी है वो भी आ जाती है। तो ये आप लोगों को फोकस देके चलना है। अगर छोटे छोटे वर्ड में अगर कंफ्यूजन डाल दिया जाता है कई बार, उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो ये बात हो गई, इसके अलावा क्या बात है, इसके अलावा देखिए ये बात हो जाती है कि मतलब एक तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आनी है। ठीक है ना, नेशनलिज्म की एक ऐसी फीलिंग लेके आनी है जिससे कि अगर कोई आदमी कहीं भी जा सकता है बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, तो एक दूसरे की भाषा को जानेंगे, एक दूसरे को सोचेंगे समझेंगे, तो नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। और प्रोक्लिज्म, यह है प्रोक्लिज्म का मतलब होता है संकीर्णता, जो एक नैरो माइंडेडनेस होती है तो उसको साइड में हो, वो साइड में जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है। अब देखिए ये भी बात है कि इस पे थोड़ी सी तो मतलब रिस्ट्रिक्शन भी रहती है। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन क्या आती है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है। देखिए आप लोगों ने बहुत एक फेमस केस के नाम, एक मिनट आगे चला गया, आप लोगों ने एक फेमस केस भी सुना होगा, बहुत ज्यादा है, आप लोगों ने सुना होगा कि एल के आडवाणी जी की रथ यात्रा थी बिहार में, और उसने क्या, लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी उस पर। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनको जो स्टेट की बाउंड्री है उससे बाहर ले जाके छोड़ा गया था। तो पब्लिक का लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ठीक है, ये अलाउ है यहाँ पर। इसके अलावा अगर शेड्यूल्ड एरिया है, जैसे ट्राइबल एरिया हो गया कोई, आप लोगों ने एक केस और सुना होगा, जारवाहा ट्राइब पाए जाते हैं कहां पर, अंडमान एंड निकोबार पर। तो वहां पर कुछ दिनों पहले अभी क्या हुआ था, कुछ फॉरेन टूरिस्ट आए वहां पर और उन्होंने वहां पर तस्वीरें खींची। जो ट्राइब्स रहते हैं वो बिल्कुल नेचर के अकॉर्डिंग रहते हैं, मतलब बिना किसी कपड़े के रहते हैं, वो नेकेड रहते हैं। तो वहां पर तस्वीरें खींची गई उनकी, और वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई वो तस्वीरें, और ये बोला गया देखिए इंडिया के सिटीजन कैसे रहते हैं। तो देखिए ये एक गलत बात है, अगर किसी का कोई किसी तरीके से रहना चाहता है तो उसमें मतलब ये गलत बात है इस तरीके से उसको वायरल करना। वो अपने नेचुरल वे में रह रहे हैं। ठीक है, कुछ टाइम पहले दुनिया पूरी ऐसे ही रहा करती थी, आज की डेट में थोड़े सभ्य हो गए हैं, कपड़े वपड़े पहनकर घूमते हैं, वो एक अलग बात है। पर लेकिन अगर कोई आदमी नेचुरलिटी में रह रहा है तो उसके राइट्स हैं, उसको जैसे रहना है उसका राइट हनन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, अगर किसी भी पक्षी को देखे, क्या कोई कपड़े पहन के रहता है क्या, सारे पक्षी ऐसे ही घूमते हैं सब। तो इसका मतलब हम भी पहले कभी ऐसे ही रहा करते थे, आज की डेट में थोड़ा सभ्यता दिखाने के चक्कर में हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल इस तरीके से हो गए हैं कि चीजें ऐसे करने लगे हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि जो आज की डेट में बिना कपड़े के घूम रहा है उसको हम असभ्य मान रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी नेचुरलिटी में रह रहे हैं, हमको कोई हक नहीं है उनको असभ्य बोलने का। ठीक है, तो इसलिए असभ्यता, ये सभ्यता मतलब एक लिमिटेड वर्ड होते हैं अगर ये देखा जाए तो। ठीक है, वो नेचुरलिटी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, तो वो एक नेचुरलिटी में रह रहे हैं। तो इस तरीके से भी ऐसे एरिया में भी अगर कोई घुसता है और किसी देखिए
सबकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है, उनका अलग उनके कस्टम्स होते हैं। अगर उनको कोई हनन न पहुंचाए, उनका एक्सप्लॉइटेशन न करे, तो इसलिए उस वाले एरिया में भी हम लोग थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जिससे कि उनको परेशानी न झेलनी पड़े हम लोगों की वजह से, जो कि सभ्य बोला जाता है उन इंसानों की वजह से। ठीक है, इसके अलावा और रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाई जाती है? देखिए, मूवमेंट पे लगाई जाती है, प्रोस्टिट्यूट्स या फिर वेश्या जिनको बोलते हैं हिंदी में, तो इन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। क्योंकि देखिए फिर से वही बात आती है, मतलब सोसाइटी में एक तरीके से सबसे बड़ी बात होती है पब्लिक हेल्थ की। देखिए हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी बात क्या है, अगर किसी को बोला जाए, किसी के सामने वर्ड यूज कर देते हैं ना कॉन्डोम, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल दिया है। अगर किसी बड़े बूढ़े के सामने खड़ा होकर बोल दे तो उनको ये लगेगा यार पता नहीं क्या बोल दिया, ये कहाँ से क्या वर्ड आ गया है, और जबकि यूज सब करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए क्या होता है, अगर वेश्या है, इस तरीके से कोई प्रोस्टिट्यूट है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पब्लिक की हेल्थ को सही करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए एड्स की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो एक तो उसकी वजह से, और एक तरीके से पब्लिक में मोरालिटी बनाए रखने के लिए, वरना फिर एक अलग ही तरीके की भावनाएं निकल के आती है अगर वो एरिया इस तरीके का एरिया बन जाता है। तो ये जो एरिया रहता है बिल्कुल अलग ही एरिया रहता है किसी भी सिटी में। ठीक है, तो इसी तरीके से एक मोरालिटी बनी रहे वहां पर, और एक प्रॉपर हार्मनी बनी रहे सोसाइटी में, तो इसलिए इन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है हार्मनी बनाए रखने को और पब्लिक हेल्थ के लिए। और बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, उसकी वजह से बोला गया था देखिए एड्स अफेक्टेड जो पीपल होते हैं उनका भी थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि दूसरों को ना फैले ये बीमारी। ठीक है, दो बातें होती हैं, देखिए यहां पर दो डायमेंशन काउंट की जाती है। क्या क्या है वो दो डायमेंशन अगर बोला जाए तो? पहली डायमेंशन तो यह देखिए, जो मूवमेंट होता है वो इनसाइड द कंट्री रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है ना, एक्सटर्नल कंट्री में बाहर कहीं भी घूम सकते हैं ये लोग, जिन पर मैं बोल रहा हूं यहां पर बाहर कहीं घूम सकते हैं, ओनली इनसाइड द कंट्री इसको स्टॉप किया जाता है। तो जो आर्टिकल 19 है हमारा, वो ओनली फर्स्ट जो मेंशन किया है मैंने कि इंटरनल, तो इंटरनल में रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ये। तो जो सेकंड वाला है वो लाइफ और लिबर्टी से, पर्सनल लिबर्टी की बात आ जाती है, उस पर इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है, वो उसके अंदर डील किया जाता है फिर। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें भी आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला राइट है हमारा, ये राइट टू ए रेजिडेंस। तो यहां पर ये थोड़ा सा आप लोगों को ये मतलब एक तरीके से ओवरलैपिंग मिलेगी इसमें और मूवमेंट वाले में। क्यों? क्योंकि देखिए रेजिडेंट को अगर देखा जाए तो दो तरीके से हम इसको देखते हैं। रेजिडेंस वाला जब पोर्शन आता है तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट तो ये कि रिजाइड करना है एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। मान लीजिए घूमने चले गए रामेश्वरम, ठीक है, तो रामेश्वरम गए तो वहां पे जाके एक रूम वगैरह लिया, थोड़े दिन के लिए वहां पे रहे, तो टेम्परेरी पीरियड के लिए गए। लेकिन सेटलमेंट का मतलब होता है कि जाके वहां पर परमानेंट रहने लगे, तो दो तरीके का होता है। ठीक है, तो जब मूवमेंट की बात आती है, अगर रेजिडेंस अगर रिजाइड करने की बात आती है, तो यहाँ पर मूवमेंट की बात आती है, तो घूमने ही तो जा रहे हैं ना एक तरीके से, तो दोनों चीजें हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए वही बात आती है किस तरीके से नेशनलिज्म को प्रमोट करना है और एक जो नैरो माइंडेडनेस होती है उसको साइड में रखना है, तो इसका पूरा फोकस इस पे रहता है। ओके, तो स्टेट क्या करता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है दो ग्राउंड के ऊपर। दो ग्राउंड क्या क्या है? सबसे पहले तो वही है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है, प्रोटेक्ट करना है शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया को, जो हमने लास्ट वाले में अभी देखा था। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात यही निकल के आती है। तो दोनों बिल्कुल देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जो रिपीट होने लगती है यहाँ पर, जैसे ये रिपीट हो रहा है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो सबसे पहले यही आती है बात निकल के कि जनरल पब्लिक को मेंटेन रखना है, उनका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, प्रोटेक्शन करनी है शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड जो एरिया है उनको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उनके खुद के भी कल्चर, लैंग्वेज या राइट्स होते हैं जिनको कोई बाहर का इंसान आकर हनन न करे। तो इस तरीके से कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए ये आ जाता है कई बार, एक तो हो गया राइट टू मूवमेंट, ठीक है, और दूसरा हो गया रेजिडेंस। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो ये भी कई बार आ जाता है, ईच अदर कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा इस पे फोकस दीजिएगा। इसके आगे जो फिर नेक्स्ट आता है ये होता है रोजी रोटी से रिलेटेड, मतलब प्रोफेशन, कि हमारा प्रोफेशन क्या है, हम काम क्या करते हैं। तो लाइवलीहुड की बात आती है यहाँ पर, अर्निंग की बात आती है, अपनी फैमिली का पेट भरने की बात आती है यहाँ पर। तो ये सारे मीन्स जो भी हैं अर्निंग के वो सारे कवर करते हैं यहाँ पे लाइवलीहुड से रिलेटेड। ठीक है, अपनी रोजी रोटी से रिलेटेड। तो हर एक सिटीजन को राइट है कि वो प्रोफेशन करे और कैरी फॉरवर्ड करे अपना ऑक्यूपेशन जो भी है, ट्रेड या बिजनेस, तो ये राइट है सबके पास में। पर फिर से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आती है। देखिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब यही होता है सॉरी, जैसे कि देखा गया जब से कर रहे हैं हम पब्लिक की, एक तो जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, देखिए जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम के हम एप्लीकेबल होना चाहिए, हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो काम के लिए। क्योंकि कई बार ऐसे काम पाए जाते हैं देखिए कि जैसे इलीगल ट्रैफिकिंग मतलब करने लगते हैं, या फिर वुमेन चिल्ड्रन से रिलेटेड, या हार्मफुल ड्रग्स का एक्सपोर्ट करने लगते हैं। तो कई इस तरीके की एक्टिविटी होती है जो कि सोसाइटी को हार्म पहुंचाती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है स्टेट की भी मोनोपोली हो जाती है, तो मोनोपोली भी नहीं करनी है। जिस तरीके से क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट बोल देती है कि इस वाले एरिया में जो है ये हमारा स्टेट है, यहाँ पे ओनली हमारे स्टेट के ही जो
रहने वाले नुमाइंदे हैं उन्हीं को जॉब दी जाएगी। तो इस तरीके से मोनोपोली भी नहीं करनी है किसी भी एरिया में, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर, आप लोगों ने देखा होगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा होगा। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, उसका यही काम होता है कि एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना सबको। ऐसा नहीं है कि एक आदमी को तो पूरा आज़ादी दे रखी है, कुछ भी कर सकता है, कहीं पर भी घूम सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, कहीं पे कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, और दूसरे पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, उनकी मोनोपोली रहती थी कई सारे एरिया में, टी में या फिर चाइना के साथ में ट्रेड में। तो इंडिया के साथ में ट्रेड करना है तो इन पर अपनी मोनोपोली बना के रखते थे वो लोग। तो उस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। तो एक हार्मनी बना के रखनी है सोसाइटी में कि सबको प्रोफेशन मिले अच्छे से। तो इस आर्टिकल में इतना ही था, लग रहा है एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, ठीक है। चलो फिर भी कोई नहीं, अच्छे से एंजॉय करो यार, पढ़ाई मतलब पूरी होनी चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, और सारी टॉपिक जो है वो ढंग से समझ में आना चाहिए। बाकी टाइम तो देखते रहेंगे थोड़ा, ठीक है। तो अच्छे से आपकी समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई भी आर्टिकल, कहीं पर कोई भी डाउट है, तो अगर वो हो रहा है तो तब प्रॉब्लम है। टाइम लग रहा है थोड़ा, वो देखा जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर समझ में नहीं आना वो वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो थोड़ा सा फोकस दीजिए। अगर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर और डाउट। ओके, तो देखिए अपने आसपास पानी को सेव कीजिए, पेड़ को सेव कीजिए, पेड़ पौधे को, और अपने आसपास सफाई भी रखिए, और चीज़ें शेयर भी कर दिया करते हैं अगर पसंद आती है तो। अगर नहीं पसंद आता है तो शेयर नहीं करना है, अगर पसंद आती है तो चीज़ें शेयर कर देते हैं कि दूसरों का भी फायदा हो जाए। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को 2 जगह पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेक्चर जब फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।